हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। पिछले चैप्टर में हमने आधुनिक हिंदी कहानी का विकास 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में हिंदी कहानी का आविर्भाव हुआ। इस श्रृंखला में हमने प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद युग की हिंदी कहानी की हमने चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी की। हिंदी की अन्य विधाओं की भांति कहानी विधा में भी प्रेमचंद व प्रसाद दो अलग अलग धाराएं विकसित हुई, जिनमें दो प्रवृत्तियां प्रमुख रहीं, वह सांस्कृतिक व सामाजिक। साम्यवादी मनोविश्लेषण अथवा यौनवाद दूसरी प्रवृत्तियां हैं। प्रेमचंद का जीवन दर्शन गांधीवाद से प्रभावित रहा। प्रसाद में बौद्ध धर्म की करुणा और प्राचीन संस्कृति की आदर्श मूलक स्फूर्ति कहना ठीक होगा। जैनेन्द्र की गांधीवादी प्रवृत्ति की झलक कहानियों में स्पष्ट झलकती है। इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ समाज से ऊपर उठकर अहम से परे हैं। जीवन दर्शन के अतिरिक्त मनोविज्ञान से जुड़े संक्रमण काल में मनोविश्लेषण ने पर्याप्त उन्नति की। जैनेन्द्र की सभी कहानियों में उर्दू कथाकारों के बाद यौनवाद देखने को मिलता है। यशपाल और पहाड़ी ने नग्न भौंडेपन को सूक्ष्म मनोविश्लेषणात्मक रूप में प्रकट किया है। इस काल के कथाकारों ने यौन जन्य अस्वस्थ कुंठाओं, भ्रांतियों, उलझनों, विकृतियों को सुलझाने का प्रयास किया है। शिल्प की दृष्टि से असमर्थ और मंटो उच्च कोटि की कहानियां हैं। सन 1929 में जैनेन्द्र कुमार अपनी कहानियों के पहले संग्रह फांसी के साथ कहानी के मंच पर आए। उनकी ये कहानियाँ 2 वर्ष पहले से ही पत्र पत्रिकाओं में छपती रही थी, तो तुरंत ही लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। स्वयं प्रेमचंद उनकी उपस्थिति में हिंदी के गोरखी का आभास पाकर इसी रूप में उनका स्वागत किया। इसी प्रकार थोड़ा आगे चलकर अज्ञे ने क्रांतिकारी पात्रों के उत्सर्ग को लेकर विपथगा की कहानियाँ लिखी। अपने परिचित कुमायूनी जनजीवन के चित्रण से बसते हुए इलाचंद्र जोशी ने भी मनुष्य के मनोभावों को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी, जिनकी पहचान मनोवैज्ञानिक कहानियों के रूप में की गई। सामान्य मानवीय व्यवहार के अध्ययन से अधिक उनकी कहानियाँ कुंठाओं और ग्रंथियों पर केंद्रित थी। यही कारण है कि वे मनोवैज्ञानिक से अधिक मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार हैं। साम्यवाद की चर्चा करें तो मार्क्सवाद के वस्तुवादी दर्शन का मूल केंद्र द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो राजनीति में साम्यवाद को प्रतिष्ठापित करता है, जिससे प्रगतिवाद का उदय हुआ। मार्क्स भौतिक जीवन को प्रमुखता प्रदान करते हैं। मार्क्स के सिद्धांतों का फलादेश प्रगतिवाद के रूप में विकसित हुआ। जैनेन्द्र की कहानियों में मूलतः जीवन दर्शन व मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। दार्शनिक तत्व के रूप में सत्य अत्यंत गरिष्ठ है। उस रूप में वह सत्य अपरोक्षित भी है, वह अधिकांश के लिए आग्रह है। उसको दृष्टांतगत, चित्रगत और कथा के रूप में परिवर्तित करो, तभी वह रुचिकर और कार्यकारी बनता है। बाहुबली, देवी देवता, उदरभाऊ, अनबन, भद्रबाहु और गुरु कात्यायन, रानी महामाया, राजा पथिक, नीलम देश की राजकन्या, हवा महल, लाल सरोवर आदि कहानियों में पक्षियों की संवेदना को देख सकते हैं। दार्शनिक धरातल की कहानियों में कथानक निर्माण बहुत कम है। जैनेन्द्र ने पात्रों को ऐतिहासिक चरित्र, पौराणिक चरित्र,
लौकिक चरित्र, आध्यात्मिक चरित्र, विशुद्ध भावात्मक और काल्पनिक चरित्र तथा प्रतीकात्मक पशु पक्षी चरित्र विशेष रूप में प्रयुक्त किए हैं। मनोवैज्ञानिक धरातल से जुड़े लंबे भाग, छोटे जीवन, विशिष्ट रूपों व चित्रण चरित्र विश्लेषण को प्रमुखता प्रदान किए हुए हैं। इनमें अंत प्रेरणा और दार्शनिक संकोच का बड़ा संघर्ष है। प्रेमचंद ने मानसरोवर की भूमिका में स्पष्ट घोषणा की थी कि सबसे बड़ी उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। जैनेन्द्र ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य की खोज की जिसमें पर्याप्त सफलता मिली। उन्हें कहानी के लिए किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैनेन्द्र का विश्वास है कि कहानी लिखते समय उसके उद्देश्य से सर्वथा अनभिज्ञ होता है। यदि कहानी लेखक उद्देश्य को जानी गया तो जिसके लिए वह कहानी लिखता है तो वह बात ही समाप्त हो गई। टेक्निक से अधिक वस्तु की प्राथमिकता कहानीकार के पास उसकी अपनी आंतरिक टेक्निक होती है। जैनेन्द्र का विश्वास है कि कहानी लिखते समय वह उसके उद्देश्य से सर्वथा कोसों दूर रहते हैं। इसी श्रृंखला में सियाराम शरण गुप्त कवि होते हुए भी एक कहानी लेखन में दक्ष कहानीकार रहे हैं। इनकी मानुषी, त्याग तथा कोटर और कुटीर कहानियाँ दार्शनिक धरातल से लिखी हुई हैं। पथ में से काकी, मुंशी जी, झूठा सच मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी कहानियाँ हैं। अज्ञे की कहानी लेखन की मूल संवेदना चरित्र पर आधारित है। कारुणिक एवं राजनीतिक विद्रोह की कहानियाँ हैं। मूर्त घटनाओं व अमूर्त चरित्रों का वर्णन कथाक्रम को बढ़ाने में सहयोग करता है। इनकी कहानियों में चरित्र सृष्टि अहम रूप में प्रयुक्त है। इलाचंद्र जोशी की सजनवा मनोवैज्ञानिक प्रथम कहानी कही जा सकती है। जोशी जी ने मध्यम वर्ग को कहानी कला का मूल आधार माना। उन पर किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव है। उनके सारे चरित्र मौलिक हैं, जबकि उनकी प्रत्येक कहानी फ्राइड के सिद्धांत पर लिखी गई प्रेमात्मक व्याख्याएं हैं। दुष्कर्मी, कापालिक, क्रय विक्रय, प्लेन जेट आदि कहानियाँ इसी तथ्य को उजागर करती हैं। उनकी कहानियाँ मनोवैज्ञानिक नहीं है, अपितु मनोविज्ञान की कहानियाँ हैं। उपेंद्रनाथ प्रेमचंद परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। यथार्थवादी परंपरा की पहचान का आधुनिक रूप है। अश्क की कहानी कला व्यक्ति व समाज के यथार्थ जीवन और मनोविज्ञान का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है। 1926 से 1932 तक उर्दू एवं हिंदी भाषा में कहानियों का लेखन हुआ, जिनमें औरत की फितरत उर्दू कहानी संग्रह प्रमुख है। इन कहानियों के चरित्र विभिन्न वर्गों के लिए हैं। अश्क ने अपने आरंभिक काल में काकड़ा का तेली जैसी यथार्थवादी कहानी लिखकर अपनी पहचान बनाई। अश्क की पलंग, बेबसी, झाग और मुस्कान तथा ठहराव आदि कहानियों में व्यक्तिगत कुंठाओं के प्रति अधिक दिलचस्पी दिखाई है। सामाजिक चेतना के बावजूद अश्क में उस अंतर्दृष्टि का अभाव है जो सामाजिक अंतर्वस्तु का सार्थक रूपायन करती है। अश्क की अंतिम कहानी अजगर प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद वे कहानी को छोड़कर अन्य रचनाओं में सक्रिय हुए। अज्ञे की प्रारंभिक कहानियाँ विपथगा नाम से प्रकाशित हुई। अज्ञे की क्रांति के समर्थन में लिखी हुई कहानियों में हारीति, अकलंक, द्रोही आदि प्रमुख हैं। इन कहानियों में आदर्शवादी होना गौरव की बात समझा गया। अज्ञे की क्रांति संबंधी हारीति, विपथगा, अकलंक, मिलन, कैसांड्रा का अभिशाप
जैसी कहानियाँ जेल की कोठरी में बैठकर चीन, रूस, क्यूबा और ग्रीस आदि किसी भी देश की पृष्ठभूमि पर लिख ली गई। आगे की ये कहानियाँ जीवन के मूल स्रोत से कटकर क्रांति और अव्यावहारिक आदर्शों के अमूर्तन पर बल देती हैं। छाया, एक घंटे में, दारोगा, अमीचंद और पगोड़ा वृक्ष इसी श्रेणी की कहानियाँ हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में अज्ञे को एक नई दिशा के अन्वेषण का श्रेय दिया जाना चाहिए। प्रेमचंद और उनके समकालीन कहानीकारों की इतिवृत्तात्मकता और वर्णन बहुलता के बीच अमर वल्लरी और पगोड़ा वृक्ष जैसी कहानियों की उपस्थिति जिस नए रचनात्मक उन्मेष का संकेत लेकर आई होगी, उसका अनुमान लगा पाना कठिन नहीं है। सांकेतिक और प्रभाव सघनता की दृष्टि से गैग्रीन, हीलोबोन की बतखें और जयदोल भी उनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। आज्ञे ने अपनी अनेक कहानियों में पत्र और डायरी शैली का प्रयोग किया। कहानी को वे एक क्षण के लिए जीवन स्थिति का सत्य, एक दौड़ती लहर का गति चित्र कहकर परिभाषित करते हैं। इन स्थितियों के लिए प्राय वे प्रतीक विधान का सहारा लेते हैं। कहानी में अमूर्तन का आग्रह आगे की कहानियों में देखा जा सकता है। इसी तरह निराला के कथाक्रम में भाव पक्ष की प्रबलता रही, मार्मिकता और संवेदना के सारे मानव विश्लेषण और अध्ययन में सफल हुई। यशपाल ने 1939 से 55 तक 156 कहानियाँ लिखी। भाव प्रधान पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, यौन प्रधान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, फूल का कुर्ता आदि विचार प्रधान कहानियों में धर्मयुद्ध, उत्तमी की माँ, इनकी कहानियाँ भावुकता की लहर से उठकर यौन की खाइयों को पार करती हुई मस्तिष्क के टीले पर पहुँचती हैं। प्रकृति से जुड़े दृश्यों, पहाड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, कुल्लू व कश्मीर घाटी के दर्शन करवाने में यशपाल सिद्धहस्त हैं। इनकी कहानियों के समस्या प्रधान होने के दो कारण हैं। प्रथम तो समसामयिकता और दूसरा है यथार्थवादिता, जो कि मानसिक विश्लेषण अथवा व्यक्ति संघर्ष को लेकर लिखी गई हैं। जिनके कथानक प्राय सूक्ष्म और छोटे हैं, इनकी कहानियों में भाव पक्ष व कला पक्ष की प्रधानता है। उनके द्वारा कल्पित घटनाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक यथार्थों से ही लिए गए हैं। इनकी कहानियों को जीवन की वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा कल्पना मात्र कहना सर्वोचित होगा। लक्ष्य और अनुभूति की दिशा में इस युग में कहानी निर्माण की प्रेरणा समान रूप से है। मुख्यतः मनोवैज्ञानिक धरातल की कहानियाँ सृष्टि प्राय अनुभूति की प्रेरणा से अधिक हुई। प्रत्येक कहानी का शिल्प दूसरे कहानीकार के शिल्प से भिन्न होता है, क्योंकि एक दूसरे के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। कहानी के शिल्प को कहानीकार का व्यक्तित्व प्रभावित करता है। वस्तुतः व्यक्तित्व ही शिल्प की आवश्यकता की अनुभूति है, जैसा कि डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव बताते हैं। प्रेमचंद युगीन अधिकांश कहानियाँ चरित्रों के आधार पर लिखी गई। माँ, विधवा, बड़े भाई साहब, सौभागी मेघ, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, कौशिक की ताई, प्रसाद की मधुआ, पुरस्कार, चूड़ी वाली, नूरी, सुदर्शन की स्त्री का हृदय आदि कहानियों का कथानक चरित्र पर आधारित है। बेचैन शर्मा उग्र की कहानियों में प्राय क्रूप विद्रूप चरित्रों की ही अवधारणा है। कथानक को सुविभाजित एक सुसंगठित करने में शिल्प चेतना का सहारा लिया है। आधुनिक यथार्थ की खोज का दावा करने वाले लेखकों ने जो समस्याएं उठाई, उनमें मुख्य हैं विघटित जीवन मूल्यों की समस्या, स्त्री पुरुष के संबंधों की नैतिकता की समस्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्याएं और भी हैं।
वे वृहत्तर सामाजिक जीवन के संदर्भों से संबंधित हैं, किंतु उनकी ओर ध्यान लेखकों का कम किया। विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, निर्गुण, भैरव प्रसाद गुप्त आदि इन्हीं समस्याओं पर कहानी लिखने का प्रयास करते रहे। आधुनिक कहानियों का केंद्र बिंदु यौन भावना या समस्या अतृप्ति, कुंठा की न होकर विघटित जीवन मूल्यों की रही। आगे की कहानी मेजर चौधरी की वापसी कहानी में एक फौजी अधिकाधिक स्त्रियों से यौन संबंध इसलिए स्थापित करना चाहता है कि वह अपने सहकर्मी के बराबर हो सके। ये तथ्य सर्वोत्कृष्ट है कि यह समस्या यौन अतृप्ति की है या अनैतिक संतोष कुंठा की। ये समस्या एक प्रश्न खड़ा करती है। इस समस्या के पीछे युद्ध पीड़ित तथा तत्व संबंधी आतंक से भरे विकृत जीवन और मन स्थिति की गौंज नहीं। यशपाल की कहानी आबरू में जो स्त्री अपने तन का व्यवसाय कर दिए उसकी समस्या के यौन अनैतिकता की है। कदाचित ऐसा नहीं है, पर यह भी समाज के लिए प्रश्न खड़ा करती है। राजेंद्र यादव की बात करें तो उनकी कहानी अंधा शिल्पी और आंखों वाली राजकुमारी, मनोभंडारी की ईर्ष्या के धन इंसान में युवा अध्यापिकाओं की यौन उत्कंठा, यौन अनैतिकता पर किए गए व्यंग्य का चित्रण है। अंधा शिल्पी और आंखों वाली प्रेम सौंदर्य और सहानुभूति की समस्याओं के उपहास के स्तर पर डालना आधुनिकता नहीं है, आधुनिकता का भ्रम मात्र है। रघुवीर साय की इंद्रधनुष ऐसी कहानी है जिसका प्रेम पूर्ण अभूतपूर्व संवेदन अयाचित हो। कथानक मन को छू जाता है। जब रविंद्र ने निर्विकार तथागत भाव से देखने को आधुनिकता की संज्ञा दी तो संभवतः उन्होंने इस पर बल देना चाहा था कि व्यक्ति अपने यथार्थ समस्याओं की प्रतिक्रिया भी वासनात्मक स्तर पर देखना चाहता है, ताकि वह निरासक्त चित्त से वस्तु और वस्तु की प्रतिक्रिया अनुभव को देख सके। साहित्य के पथ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्राचीन कहानियों की साहित्यिक शिल्प के विकास में बाधक महत्वपूर्ण सीमा तो अति भावुकता की है। भावुकता विचारों तक ही सीमित नहीं अपितु शिल्प में भी रहती है। सुदर्शन ने अपने संग्रह की भूमिका में लिखा कि प्राचीन कहानी के विषय चरित्र और कल्पना में सीमित थे। पुनर्जागरण की लहर हमारे यहाँ 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में धूमिल थी, कालांतर में व्यापक व स्पष्ट परिलक्षित हुई। स्वतंत्रता के बाद का कथा साहित्य का स्वरूप परिवर्तित ही नहीं परिवर्धित भी हुआ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी की अंतर्वस्तु मध्यम वर्गीय पारिवारिक विघटन, टूटन, संत्रास, भय, दुराचार, विवाहेतर संबंध, भूमंडलीकरण के दौर में पीड़ित स्त्री की दशा एवं दिशा का यथार्थ वर्णन प्रमुख रूप से हमारे सामने आया है। प्रेमचंदोत्तर कहानी के बाद में जो कहानी का दौर है उसे नाम दिया गया नई कहानी। स्वतंत्रता पूर्व प्रेमचंद युग, उसके बाद प्रसाद युग, उसके बाद प्रेमचंद्र युग की परिणति नई कहानी का उदय हुआ। आज की कहानी सामाजिक जीवन, विषमताओं, विसंगतियों, क्रूरता एवं विकृतियों से जोड़कर परंपराओं, आदर्शों एवं मूल्यों का निषेध कर नए नए भावबोध का संप्रेषण है। नारी मनोविज्ञान के कथाकारों के आकर्षण का प्रमुख विषय रहा। नई कहानी में नारी और पुरुष के बीच के संघर्ष को उजागर किया गया, अतीत की समस्याओं को उजागर किया गया और नारी की स्वतंत्रता की वकालत की गई। नारी शिक्षा से विकसित अहम उसके दाम्पत्य जीवन के लिए अभिशाप बना। परिवार में टूटन रही नारी के अहम ने पुरुष की परंपरागत अधिकार भावनाओं को चुनौती दी।
नई कहानी स्वातंत्र्योत्तर भारत में विविध आंदोलनों के प्रभाव से उदित हुई। 1940 से 50 तक का 10 कहानी लेखन की दृष्टि से हिंदी में घोर घोर अनुकरण का रहा। ये समय जब जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, अस्क जैसी प्रतिभाएं कुंठित होती दिख पड़ती हैं और कहानी का आकाश आपात्य नक्षत्रों से खाली हो जाता है। किंतु स्वतंत्रयोत्तर काल में यही खाली आकाश ज्योति नक्षत्रों से भर जाता है और हिंदी कहानी की एक नई शुरुआत होती है। उत्तर सदी का पहला दशक कहानी के नवोत्थान के लिए अवरेख्य और स्मरणीय है। नई कहानी का समय 1950 से 1965 तक माना जाता है। सामान्यतः नई कहानी की प्रतिष्ठा का समय 1956 ईस्वी में प्रसिद्ध पत्रिका कहानी भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकले विशेषांक से माना जाता है। 1942 के अगस्त माह में भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस महासमिति ने ये प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। प्रस्ताव में कहा गया कि इस शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता है और दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व स्वातंत्र्य के आदर्शों की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक विकास हुआ। किंतु जिस दिन ये प्रस्ताव पास किया था उसी दिन ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी तथा अन्य अग्रणी नेताओं को जेल भेज दिया था। इस समय जनता ने अपने आंदोलन का पहली बार अपने आप नेतृत्व किया और इस आंदोलन ने हमें ये दिखाया कि जनता अब बहुत आगे बढ़ गई है, कार्यकर्ता पीछे रह गए। इस काल में जो भी लिखा उसे नई कहानी के रूप में देखा गया। इस काल में शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ और आर पार की माला, मारकंडे की गुदरा के बाबा तथा पानफूल आदि ऐसी कहानियाँ हैं जिसने साहित्य के मर्मज्ञों को अपनी ओर आकर्षित किया, कहानी के नएपन के रूप को रेखांकित किया। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी को नई कहानी नाम देने का कोई निश्चित कारण या उद्देश्य तो अवश्य है, जो कि पूर्ववर्ती कहानियों से अलग नयापन होगा। डॉक्टर देसराज का तथ्य सटीक प्रतीत होता है कि नवीनता से मतलब है ऐसे तथ्यों पर गौरव जो किसी क्षेत्र में मानवता के मूल्यांकन व दृष्टि को ज़्यादा बल देने वाले सिद्ध होते हैं। नवीनता मौलिकता का एक तत्व है। नई कहानी की चर्चा 1955-56 में हुई। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहानी के वार्षिकांक में और दुष्यंत कुमार ने कल्पना में नई कहानी की बात उठाई। कमलेश्वर ने नई कहानी के नामकरण का श्रेय दुष्यंत कुमार को दिया। राजेंद्र यादव ने नामकरण की बात उठाने का श्रेय नामवर सिंह व दुष्यंत कुमार को दिया और नई कहानी के आरंभिक निर्माताओं में अपने जैसे उन लोगों की ओर संकेत किया। डॉक्टर नामवर सिंह निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की शुरुआत से हम जोड़ते हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित के विचार में निसंग भाव से देखा जाए तो कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव तीनों इसी श्रेय के अधिकारी हैं। रही बात नामकरण की, नई कविता की तर्ज पर ही अनुसरण कर नई कहानी कहा है। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन को नई कविता के समानांतर मानते हैं। ये मत उचित है क्योंकि दोनों समय काल और परिस्थितियों में साथ साथ ही विकसित परंपराएं हैं। इसी समय कविता का आंदोलन आता है, उसकी चेतना के अवरुद्ध स्रोतों को खोलने के प्रति लगभग उसी के आसपास नई कहानी एक गतिमान प्रक्रिया को जन्म देती है और जीवन को झेलने वाले केंद्रीय पात्रों की ओर अभिमुख होती है। इस प्रक्रिया में आलोचकों की विचारधारा का प्रभाव पड़ा, किंतु इससे तस्वीर उभर कर सामने आई। शिवदान सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब नामवर सिंह नई कहानी का फलसफा गढ़ने के लिए अल्बेर, कामो, सात्र और शायद गामगी के दरवाजे पर सजदे कर रहे थे और ये साबित करने के लिए नई कहानी, कथानक, वस्तु, चरित्र, चित्रण जैसे पुराने तकियानाशी विचारों को छोड़ नई की अलग विशेषता बता रहे थे। श्रीकांत वर्मा ने नई कहानी को आत्मछल से
उत्पन्न विधा के रूप में व्यक्त करते हुए नएपन को आवश्यकता से अधिक तेज रूप में प्रचारित करने का प्रयत्न कर रहे थे। हिंदी कहानी सयानी हो रही है, न कि हिंदी कहानी नई हो गई। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि नई कहानी का नामकरण जब तक नहीं हुआ था, वह तमाम मार्ग ढूंढ रही थी। जब नाम उसके साथ जुड़ा तो वह एक हो गई। किंतु वर्मा आगे एक कसौटी भी देते हैं कि जीवन दृष्टि वह चीज़ है जो चीज़ों का अर्थ बदल देती है। इतनी उठापटक हुई, खूब विरोध हुआ, आलोचकों ने पैनी धार की लेखनी से बढ़ चढ़ कर आलोचना की, किंतु नई कहानी का विकास निरंतर बढ़ता रहा, जिसका नामकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु नामकरण के बाधक तत्वों से किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव भी नहीं पड़ा। नई कहानी के इस विवाद के संदर्भ में निर्मल वर्मा का वक्तव्य इस प्रकार था। उन्होंने कहा कि नई कहानी अपने में एक विरोधाभास है। उस सीमा तक वह कहानी नहीं जैसा कि आज तक हम उसे समझते आए हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर रामदरस मिश्र ने नई कहानी को सामूहिक रूप से अनुभूति के स्तर पर बदले हुए सामाजिक जीवन की पहचान की कहानी कहकर संबोधित किया। इस पहचान में अनुभूति तो है ही, प्रखर बौद्धिक दृष्टि भी है। नई कहानी जिए हुए सत्य पर अधिक बल देती है। नई कहानी का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता गया। कालांतर में ग्रामीण परिवेश व उससे जुड़ी समस्याओं के यथार्थ सत्य को प्रकट करने के साथ ही शहरी परिवेश, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा एवं नगरीय बोध में होने वाली विषम स्थितियों के यथार्थ स्वरूप को उद्घाटित करती है। डॉक्टर विशंभरन विश्वनाथ तिवारी का भी कहना है कि आज की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह जीवन से दूर नहीं हुई, बल्कि वह जीवन की अत्यंत गहराई में उतर चुकी है। यद्यपि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव आदि ने उच्च वर्ग को लेकर कुछ कहानियाँ लिखी, लेकिन नई कहानी की अविस्मरणीय उपलब्धियाँ वही हैं जो मध्यम वर्गीय जीवन के सुख दुख की कहानी है। मोहन राकेश की एक और जिंदगी, उषा प्रियंबदा की वापसी, अमरकांत की दोपहर का भोजन, मारकंडे की ग्रामीण परिवेश में भूदान, रेणु की लालपान की बेगम, शिव प्रसाद सिंह की बिंदा महाराज आदि कहानियाँ निम्न एवं मध्यम वर्ग से संबद्ध हैं। नई कहानी की वैचारिकता पर मार्क्स के साथ साथ फ्राइड का भी प्रभाव था। अतः ये तथाकथित अनैतिकता का विरोध करती हैं। तलाश, दाम्पत्य, ऊंचाई आदि उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। ऊंचाई में विवाहेतर यौन संबंधों की स्थापना है। धूप के टुकड़े में विवाह पूर्व यौन संबंध है। दाम्पत्य में गुमराह पत्नी के साथ पुनः शुरुआत करके पति परंपरागत मूल्यों को झटका देता है। आज का कथाकार कथ्य को विविध आयामों से जोड़ता है। नई कहानी पर आरोप लगाया जाता है कि नैतिकता के विरोध के नाम पर इसमें सेक्स का चित्रण चटकारे लेकर किया जाता है। आज की कहानी जिस परिवेश की उपज है, जिसके सभी कष्टों के बाद आशावादी होना बौद्धिकों में व्याप्त था। हर एक किसी चमत्कार की बाट जो रहा था और अपने अपने सपनों को साकार होते देखने को लालायित था। ये मनस्थिति कहानियों में कई बार अभिव्यक्त हुई। इस संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह ने भी कहा है कि पीड़ा भरी प्रतीक्षा इस काल की कहानी का मुख्य स्वर है। कहानी परंपरा की एक सीढ़ी के रूप में नई कहानी प्रतिष्ठापित हुई। हरदयाल के शब्दों में नई कहानी नए मनुष्यों के नए संदर्भों, नई परिस्थितियों से उत्प्रेरित नए अनुभवों, नई संवेदनाओं, नए विचारों का नया कथा शिल्प के साथ किया गया यथार्थ चित्रण है। नई कहानी के नैतिक मूल्यों से जुड़े संदर्भों, मूल्यों, मान्यताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टर मधुरेश का तथ्य भी सटीक है। नई कहानी की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही है कि उसने वर्जित प्रदेशों में प्रवेश किया और किसी बात का समर्थन महज इसलिए नहीं किया कि वह अब तक मान्य रही है। नई कहानी की ने अपनी संपूर्ण विकास यात्रा के विविध सोपानों की विस्तृत व्याख्या बार बार की तथा भाषा से जुड़ी उपलब्धि को बार बार दोहराया।
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी की नई भाषा शैली व उससे जुड़े तथ्यों के विषय में गौतम ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे आज कहानीकारों ने मातृभाषा न रहने देकर जीवन के मुहावरे में ढली हुई भाषा बना दिया है। साहित्यकार भी हिंदी साहित्य सम्मेलनों में, साहित्यिक सम्मेलनों में बार बार चर्चा करते हैं। इस संदर्भ में हरिशंकर प्रसाई ने अपने निबंधों में नई कहानी नाम का प्रयोग किया। इंद्रनाथ मदान व श्रीकांत शर्मा ने नई कहानी नाम या तो स्वीकार नहीं किया या उचित नहीं समझा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने कहा, नया शब्द दलबंदी और केवल घुटन, दुख, स्वप्न और सनाद का प्रतीक बनकर रह गया है। इसलिए ऋषिकेश राजेंद्र यादव ने नई कहानी को आज की कहानी विशेषण रूप में प्रयोग किया। परिवर्तित प्रवेश, मानव मूल्यों का ह्रास, वैयक्तिक चेतना, रिश्तों की टूटन, सेक्स भावना, पाश्चात्य संपर्क और टूटती भारतीय सांस्कृतिक परिधि, स्वतंत्रतापूर्व समाज में व्याप्त धार्मिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वासों, परंपराओं के कर्मकांडों को छोड़कर ईश्वरीय परिकल्पना के साथ लगे नर्क, स्वर्ग, पाप, पुण्य और जन्म जन्मांतर को भी नकार दिया। मानवेतर संबंधों में अनास्था, तर्क, संदेह और निषेध के रूप में प्रकट हुई। मानवेतर भय से मुक्त होने और मानव को स्वयं को प्रतिष्ठित करने के फलस्वरूप इस सांस्कृतिक संकट की स्थिति भी समकालीन कहानी के माध्यम से जाना जा सकता है। संयुक्त परिवारों में संबंधों में केवल औपचारिकता ही शेष रह गई। पति पत्नी के अधिकारों में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगी। नई कहानी ने घटना संयोजन के तत्व को नकार कर कहानी के मनोवैज्ञानिक विकास की धारणा को खत्म कर दिया। 1950 से प्रारंभ होने वाले दशक में नायक की खोज हो रही थी। साठोत्तरी कहानी में इसके विपरीत नायक गौण हो गया और भोगा हुआ यथार्थ व्याख्याति होने लगा। इस यथार्थ को प्रमाणित होने का मुद्दा भी उठा। अभी ये भी प्रश्न अनुत्तरित है कि जिस भोगे हुए यथार्थ को प्रस्तुत करने की बात की जाती रही है वह वास्तव में भोगा हुआ यथार्थ है या कल्पित है। जैसे कविता में भूखी पीढ़ी के पक्षधर होटलों में मुर्गे मुसल्लम खाते हुए दैन्य की बात करते थे, इसी प्रकार ये भी कहे जाने की गुंजाइश है कि यथार्थ वास्तविक नहीं। स्वातंत्र्योत्तर कहानियों में प्रेम, भावुकता का अभाव प्रतीत होता है। पुराने मापदंड गिरते नजर आने लगे। नई पीढ़ी को पुराने प्रतिमानों और मान्यताओं की उपयोगिता का महत्व व्यर्थ होने लगा। नई कहानी के बाद में बात करते हैं ए कहानी या साठोत्तरी कहानी। हिंदी कहानी विधा में 1960 में आते आते नई कहानी का अवसान निश्चित हो गया, क्योंकि कथाकारों में कमी होने लगी और ए कहानी या साठोत्तरी कहानी आंदोलन प्रारंभ होने की शुरुआत होने लगी। राजेंद्र यादव के शब्दों में कुछ वर्षों से कहानी रचना का नया रूप उभर रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1960 के बाद कथा रचना की ऐसी चेतना सामने आई जो पूर्ववर्ती रचना पीढ़ी से कई अर्थों में भिन्न है। 1960 के बाद की कहानियों का आंदोलन ए कहानी, सचेतन व सहज कहानी रूपों में विभक्त है। ए कहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देते हुए कुछ नए प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है। यही कारण है कि भावबोध के धरातल के संघर्ष, आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन और विसंगति का चित्रण दिखाई देता है। ये वह दर्शन है जिसके घेरे में ए कहानी का बौद्ध फंसा हुआ है। ए कहानी आंदोलन के दौरान रविंद्र कालिया की त्रास ए कहानी 9 साल छोटी पत्नी
एक पारमाणिक झूठ, दूधनाथ सिंह की रीछ, आई स्वर्ग, रक्तपाल, ज्ञान रंजन की पिता, संबंध, गंगा प्रसाद विमल की विध्वंस, प्रश्न चिन्ह, दूसरे दिनों का इंतजार, विजय मोहन सिंह की कुछ महीने, अवध नारायण सिंह की आवाज़ का दबाव आदि कहानियाँ बहुचर्चित होकर भी ये आंदोलन पहुँच जमा नहीं सका, धीरे धीरे समाप्त हो गया। दूसरी बात यह है कि काम के दर्शन बोध से प्रभावित एम्बर्ट्स या व्यर्थता बोध या जीवन मूल्यों की विसंगतियों को कहानीकार जबरन जब अपनी कहानी में कह रहे थे, तो गोवर्धन सिंह शेखावत इस संदर्भ में कहते हैं कि पश्चिम में संभव है कि मानव नियति इस स्थिति तक पहुंच पाई हो कि जीवन मूल्यों से ऊबकर लोगों ने इस विसंगति को जीवन का पर्याय नहीं माना है, लेकिन जीवन के कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। इन्हीं कारणों से एक कहानी का अस्तित्व खतरे में पड़ने की शुरुआत हो गई। ये कहें तो ये कोई असत्य भाषण नहीं होगा। पुरातन विचारधारा के विरुद्ध उठाया स्वर मानव मन को सोचने पर विवश कर देता है। दूधनाथ सिंह की रक्तपात, सुखान, कृष्ण बलदेव की रात, विजय चौहान की मुक्ति आदि कहानियों में विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। ज्ञान रंजन की पिता, गंगा प्रसाद विमल की शीर्षकहीन, रमेश बख्शी की पिता दर पिता में पिता और पुत्र के रिश्तों व संबंधों में रक्तहीनता की टूटन की दीवार खड़ी हो चुकी है। नई पीढ़ी इस परंपरा से मुक्ति चाहती है। एक कहानी में माँ बाप न केवल अतीत या परंपरा के प्रतीक हैं, वरन वे व्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में पुराने संबंधों, मूल्यों का सतीत्व, पतिव्रत आदि ध्वस्त होते दिखलाई पड़ते हैं। आत्मीयता का स्थान ऊब, घुटन, तनाव और नफरत ले चुकी है। महानगरीय बोध भी इससे अछूता नहीं है। कृष्ण बलदेव की त्रिकोण, रघुनाथ सिंह की रीछ, श्रीकांत वर्मा की साथ, ट्यूमर, माणिक मोहिनी की एक ही बिस्तर आदि कहानियों में पति पत्नी के टूटते रिश्तों के मूल्यों की दास्तान है। मणि मधुकर की कटघरे सांस, विमल की अपना मरना के माध्यम से सेक्स या संयोग को महत्व दिया है। मूल्य निरपेक्ष और समाज से असंपृक्त और सामाजिकता से जुड़ी है। नई कहानी की दुर्बलता के साकार होने के साथ ही हिंदी कहानी के नएपन को अधुनातक संदर्भों में घेर लिया। डॉक्टर चंद्र किरण के अनुसार एक कहानी नाम से एक कथा आंदोलन हिंदी कहानी में सन 60 के बाद शुरू हुआ। ये पेरिस की एंटी स्टोरी का हिंदी रूपांतर है। इसे नकार का आंदोलन कहा जा सकता है। इसमें स्तुतिवादियों का विश्वबोध और एब्सर्ड बोध है। इस कहानी में व्यक्ति की कुंठा है, घुटन है, अवसाद है, निराशा है, रिश्तों की टूटन है और पराजय की बात अधिकतर सामने आई है। नई कहानी आंदोलन से मिली विरासत को एक कहानी कहें तो समीचीन होगा। ये पश्चिम की एंटी स्टोरी का हिंदी अनुवाद है। एक कहानी अतिशय आधुनिकता पर विशेष बल देती है और समाज से अलग थलग हो जाती है। एक कहानी के पक्षधरों ने स्पष्ट करने के लिए जो कुछ लिखा वह अधिकतर बचाव या प्रशंसा मुद्रा में लिखा गया है। गंगा प्रसाद विमल की दृष्टि में एक और एक कहानी कोई आंदोलन, मंच या विशेषण नहीं है, जबकि एक शोर एक आंदोलन के रूप में ही मचा था। दूसरी ओर वे एक कहानी को आंदोलन न मानने की घोषणा की अनिवार्यता को अधिक अनिवार्य नहीं मानते। एक कहानी की प्रेरणा विदेशी है। पश्चिम में चले एंटी स्टोरी आंदोलन की हवा कमोबेश इस पर है। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने इसे पेरिस में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय संस्करण कहा है। एक कहानी की विशेषताओं से कहीं अधिक उसकी सीमाएं हैं। उसका सारा अजनबीपन, संत्रास, मृत्युबोध भारतीय न होकर आयातित था। ये विचित्र स्थिति है कि एक कहानी में असली सामाजिक हलचलों से कटे हुए पात्र एक सतही बोरियत से पीड़ित हैं।
कहानीकारों ने ऊब और कुंठा को मनुष्य की नियति मानकर कथा लेखन किया। इन सभी परिस्थितियों ने मौलिकता को छोड़ दिया। जैसा कि डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, जब वस्तु सत्य ही होने लगा और काव्य सत्य अथवा प्रतीक सत्य श्रेय, तो कहानी की वास्तविक भूमिका छूटना निश्चित था। यह कहानी संबंधहीनता और संबंधवाद की पुरातन पीढ़ी, नवीन पीढ़ी का दुराग्रह, काशीनाथ सिंह की सुख, रविंद्र कालिया की 9 साल छोटी पत्नी आदि में नई पीढ़ी ने आत्मान्वेषण किया। परिवेश जनित आक्रोश प्रतीकात्मक स्वरूप कहानी में साठोत्तरी रूप में स्पष्ट परिलक्षित है। इस युग में आंचलिक कहानियाँ यादवेंद्र चंद्र की तीरी की सैया पर भीष्म तथा बाधक कहानी पसंद रही। खून के कतरे, अलगोजे का राजा, नया सूरज, पानो खोलिया की एक ही चाहना, दुश्मन, पहली औलाद आदि इस युग की प्रमुख कहानियाँ रही हैं। आज हम इसे यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर R.K. स्वामी, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय थानागाजी, अलवर। थैंक यू।